फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। दिस इज विनीत मैन राइट है एंड यू आर वाचिंग ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पेमेंट प्रोसेसिंग के बारे में कि एक कंपनी जो है पेमेंट प्रोसेसिंग करती है तो वो कैसे करती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से हमने कवर की हैं। ध्यान दीजिए, एक होता है अकाउंट्स पेबल में इनवॉइस प्रोसेसिंग, वो इसमें हमने डिस्कस नहीं किया है, अगली वीडियो में वो भी बात कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ओएनएस स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें। हम बनाते हैं अकाउंट्स फाइनेंस की वीडियो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंटरव्यू की वीडियोस, एक्सेल इंटरव्यू की वीडियोस, एक्सेल फुल कोर्स भी हमारे चैनल पे है। तो ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्टिंग में यहाँ पे दो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, एक होती है इंट्राडे रिपोर्ट और एक होती है पीएचडी रिपोर्ट। इंट्राडे को हम इनकम रिपोर्ट भी कहते हैं और पीएचडी का मतलब होता है यहाँ पे पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट रिपोर्ट। अभी दोनों रिपोर्ट्स क्यों बनाई जाती है? अब इंट्राडे जो रिपोर्ट है उससे ये देखा जाता है कि कितने केस आए हैं, कितने की पेमेंट हमने करनी है। सिंपली ये रिपोर्ट बनाई जाती है इस वजह से, और ये रिपोर्ट हमने भेजनी होती है क्लाइंट को भी। अब एक बनती है पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट रिपोर्ट। ये जो बनती है ये होता है कि पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट की जो आईडी हैं वो हमें मिल जाए और उसके एजेंट के नेम्स भी आ जाए। अभी जो एजेंट के नेम है ये क्यों ज़रूरी है, इस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक जो टीम है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे एजेंट्स पे ही काम करती हो। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, एक टीम है आपके पास। अब उसमें क्या है, क्लाइंट है वो 50 एजेंट्स में डील करता है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो दूसरी टीम जिसको हैंडल करती है, तो आपको वो एजेंट हटाने होंगे अपनी रिपोर्ट से, उस पर आपने काम नहीं करना। तो उसको सॉर्ट आउट भी किया जाता है इस पीएचडी रिपोर्ट में, ताकि आप वही केस निकालें जो आपकी टीम ने करने हैं, वो केस आप एक्सक्लूड कर दें जो आपकी टीम ने नहीं करने। तो पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट रिपोर्ट का ये काम होता है कि आपने पेमेंट सोर्स आईडीज़ निकालने हैं कि ये जो पीएचडी आईडीज़ हैं, इतने आईडीज़ हैं, उनके एजेंट्स हैं, इस पर हमने काम करना है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि पीएचडी रिपोर्ट क्यों भेजी जाती है। अब ये जो दोनों रिपोर्ट्स होती हैं ये दिन में काफ़ी बार भेजी जाती हैं क्लाइंट को, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने केस आए थे टोटल दिन में, और पीएचडी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि कितने केस आपने सबमिट कर दिए। जब आप सबमिट करते हैं, ध्यान दीजिए, आपने मॉर्निंग में एक रिपोर्ट भेजी, उसमें आया कि इतने केस आ गए हैं। अब उस पर वर्किंग शुरू कर देती है टीम। उसमें मान लीजिए 5 घंटे बाद एक और रिपोर्ट बनती है पीएचडी की, और इंट्रा डे रिपोर्ट भी बनती है। पता चलता है फ्रेंड्स कि पीएचडी में इतने केस जो हैं सोल्व कर दिए गए हैं और इतने बाकी है। और इनकम रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इतने केस और आ गए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो केसेस आते हैं रियल टाइम भी आते हैं, तो हमें दिन में काफ़ी बार रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। ये नाइट शिफ्ट वाले भी बनाते हैं और डे शिफ्ट वाले भी बनाते हैं। और एट द एंड हमारा गोल होता है कि पीएचडी में जितने भी केसेस आए हैं उन सबको सॉल्व करें, उन सब की पेमेंट हो जाए। अब बात करते हैं आगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि आपने रिपोर्टिंग बना ली, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, उसने रिपोर्ट बना ली, अब उस पर काम कर रहा है, क्या एक ही पर्सन उस पर काम करेगा, या अगर एक टीम मान लीजिए 20-25 मेंबर है वो काम कर रहे हैं, तो कैसे काम कर रहे हैं? क्या एक ही सिस्टम पे बैठ के वो काम कर रहे हैं? क्या एक पर्सन हटता है तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा हटता है तो तीसरा आ जाता है? ऐसा नहीं होता। ये जो रिपोर्टिंग होती है ये शेयर्ड फाइल होती है, एक्सेल की शेयर्ड फाइल में रिपोर्ट बनाई जाती है, और जो बाकी सारे पर्सन हैं उनके पास भी एक्सेस होता है। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है काफ़ी बार, मान लीजिए एक पर्सन ने एक केस कर दिया, अब दूसरे पर्सन को कैसे पता चलेगा कि उसने ये केस कर दिया है या नहीं? क्या उसको खोल के देखेगा, पूरा चेक करेगा, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको पता चलेगा? तो ऐसे कंपनी काम नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है, कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है। अब वो क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन एक केस को सबमिट करता है, तो यूजली तौर पे वो क्या करता है, उस शीट के पेज को, उस रो को हम कह सकते हैं ग्रीन कर देता है और सेव कर देता है उस स्टैम्प फाइल को। अब इससे क्या है, जब मान लीजिए दूसरा पर्सन जब काम करेगा तो उसको भी पहले फाइल को सेव करना होता है, तो जो भी चेंजेस किए गए हैं वो उसको पता चल जाएगा, और साफ साफ उसको पता चलेगा कि ग्रीन कर रखा है किसी ने एक केस, तो इसका मतलब इस केस को किया जा चुका है और फर्दर प्रोसेसिंग इसकी नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि एक और स्टेप इसमें जो होता है वो होता है वेरिफिकेशन का। अब वेरिफिकेशन से क्या मतलब है, मान लीजिए एक पर्सन है एक्स, वो केस को करता है, तो उसको पहले उस केस को वेरीफाई कराना होता है कि उसने जो काम किया है वो सही हुआ है या नहीं। ये जो वेरिफिकेशन का एक्सेस होता है ये होता है सीनियर्स के पास, वो उसके काम को वेरीफाई करते हैं ऑन द स्पॉट। ज़्यादातर इस काम को कर दिया जाता है, 5-10 मिनट की देरी भी हो सकती है। अब उसके बाद क्या होता है, वो अपनी एक टैब भी बनाता है, अपनी शीट्स, जितने भी टीम में मेंबर होते हैं ध्यान दीजिए उनके नाम से एक्सेल की शीट्स बनी होती है, वो अपने नाम वाली टैब में जाएगा और उस केस को डालेगा और सेव कर देगा कि मैंने ये वाला केस किया है, और वहाँ पे जाके जो शीट है शेयर्ड पीएचडी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें उसको ग्रीन कर देगा
और वेरिफिकेशन के टाइम में अपने नाम वाली टाइम में डाल देगा कि मैंने केस किया है, और जब वेरीफाई हो जाएगा तो जो वेरीफायर है उसके आगे वो अपना नाम डालेगा और उस केस को येलो मार्क कर देते हैं ज़्यादातर कंपनीज में कि ये केस उसने वेरीफाई कर दिया है। अब वो जो वेरीफाई कर रहा है वो भी अपने टैब में डालेगा, वेरिफिकेशन की एक अलग से टैब बनाती है कंपनी कि मैंने ये केस आज वेरीफाई करे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काम होता है। अब बात करते हैं आगे इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। फ्रेंड्स जैसे हमने बात करी थी पीएचडी के बारे में, एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं आरपीआईडी। अब पीएचडी हमने बात करी पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट। देखिए पेमेंट प्रोसेसिंग का काम क्या है, एक पेमेंट को कर देना। पेमेंट जो है किस तरीके से की जा सकती है, आपने इनवॉइस प्रोसेसिंग में सुना होगा, एक बिल आता है उसको इनवॉइस को पे करना होता है। यहाँ पे आरपी होती है, आरपी का मतलब है यहाँ पे फ्रेंड्स रिसीवेबल पेएबल। अब पीएचडी रिपोर्ट कंपनी के पास आ गई, पीएचडी आईडी आ गई, अब वो देखेगी इस पीएचडी के रिगार्डिंग कौन सी आरपी है, उसमें मैच करेगी कि क्या करेक्शन है। क्यों, कोई ना कोई करेक्शन ज़रूर होती है, क्योंकि अगर नहीं होती तो ऑटोमेटिक वो पे हो जाता। कंपनी के पास आया है इसका मतलब कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी ज़रूर है, उसी को सोल्व करने कंपनी के जो पर्सन है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं किस किस जगह पे ये केस अटक जाते हैं, क्यों ये केस अटकते हैं और क्या क्या काम होता है। बात कर लिए हमने पीएचडी क्या है और आरपी क्या है। पीएचडी है पेमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट की, पेमेंट की आईडी है। रिसीवेबल पेबल जो पेमेंट जितने की आई है, जैसे हमें पता है इनवॉइस आता है एक तरीके से, उसको आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे रिसीवेबल पेबल से। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ ये केसेस अटकते हैं। तो फ्रेंड्स 3 जगह पे केस अटकते हैं, एक होता है इनवैलिड, एक होता है मैचिंग, एक होता है एक्शन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनवैलिड, मैचिंग और एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स कंपनी ने क्या कर रखा होता है, 3 क्यूज बना रखी होती हैं। 3 क्यूज से मतलब ये है कि इनवैलिड वाले केसेस यही हैं, उसमें एक सेट क्राइटेरिया होता है कि अगर यही केस हैं तो वो इनवैलिड में फॉल करेगा। पीएचडी रिपोर्ट में भी दिखाता है ये कि इनवैलिड वाले केस हैं, ये मैचिंग वाले केस हैं और ये एक्शन वाले केस हैं। अब हर कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है इसको प्रोसेस करने के, उसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फोकस जो हमारा है पीएचडी में इनवैलिड, मैचिंग और एक्शन क्या है। अब इनवैलिड जो केसेस हैं इसमें जो डिस्क्रिमिनेंसी होती है वो ज़्यादातर छोटी होती है, वो क्या है इस पर हम बात करेंगे। एक्शन में ज़्यादातर टिक मार के सबमिट करने वाले केस होते हैं, इस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस माने जाते हैं वो होते हैं मैचिंग में जो आते हैं, जो मैचिंग वाली क्यू में अटकते हैं, उसमें ज़्यादातर डिस्क्रिपेंसी होती है टैक्स की। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या आ सकती हैं। सबसे पहले लेंगे इनवैलिड। इनवैलिड में फ्रेंड्स जैसे हमने बात करी थी पीएचडी की, पीएचडी में एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं लोकल कैश। ज़्यादातर इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है। एक नंबर होता है आईसिन। ये कुछ नंबर्स होते हैं, जब आप जाएंगे कंपनी में तो आपको पता चलेगा। हम आपको एक बता रहे हैं एक आइडिया देने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। पीएचडी में जो नंबर है लोकल कैश, ज़्यादातर इसमें ये डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। मान लीजिए एक 0 कम लगी हुई है तो अब चेक करेंगे पीएचडी की आरपी खोल के, उसमें लोकल कैश क्या आ रहा है, तो एक 0 कम है तो उसको लगा देंगे, सबमिट कर देंगे वेरीफाई के लिए, और वो कैश वेरीफाई होके पेमेंट हो जाएगी। अगर मैचिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती तो। और कभी कभी फ्रेंड्स केस आता है आईसिन का, आईसिन में भी कोई हाइफन कभी कम है तो उसको भी सबमिट करके हाइफन लगा के आपने सबमिट कर देना है पीएचडी को, और इस तरीके से आरपी से मैच हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक्शन की, क्योंकि एक्शन के जो केस हैं काफ़ी ईजी होते हैं। एक्शन के केस में क्या होता है, काफ़ी बार क्या होता है टैक्स लगता है जब आरपी पे, तो उसको रिव्यू करना होता है। आरपी में कॉलम बना होता है कंपनीज में, उसमें कुछ टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके पीएचडी में वो एक कॉलम बना रहा होता है रिव्यू एडिशनल टैक्स, उस पर क्लिक करके सबमिट करना है और वो वेरीफाई हो जाता है और पेमेंट हो जाती है। बात करते हैं मैचिंग के केसेस जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे हार्ड केस होते हैं और कॉम्प्लेक्स केस भी होते हैं। इसमें टैक्स की डिस्क्रिपेंसी ज़्यादातर आती है। अब इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं। टैक्स पे हम बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एजेंट है XYZ कंपनी का, उसमें पीएचडी में अलग टैक्स लगा हुआ आया लेकिन आरपी में अलग टैक्स लगा है, तो क्या आप जो आरपी का टैक्स है वो पीएचडी में डाल के सबमिट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। अभी टैक्स किस तरीके से निकलेगा, क्या वैलिड टैक्स है, हो सकता है आरपी में टैक्स हो गलत हो, अगर आप वही टैक्स लगा के सबमिट कर देंगे तो ये एरर आ सकती है। हो सकता है पीएचडी में टैक्स गलत हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टैक्स लगना कितना है एक्चुअल में? उसका बनता है एक सॉल्यूशन जिसका नाम है कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर का मतलब जो हम आमतौर पे देखते हैं, जो हम यूजुअली देखते हैं कैलकुलेटर, वो नहीं है। एक्सेल शीट पे कंपनी ने एक सेट फॉर्मेट बना रखा होता है एजेंट का, पीएचडी आईडी के लिए और रेट्स के लिए, आईसिन, लोकल कैश, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। लोकल कैश का मतलब ये नहीं है कि लोकल कैश होगा, लेकिन पीएचडी है तो उससे हमें पता चल जाता है। वहाँ पे फ्रेंड प्री सेट एक मैक्रो लगा होता है एक्सेल शीट पर, उसमें आपको कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, तब वो कैलकुलेटर बनता है। एक्सेल शीट पे कैलकुलेटर बनता है,
कोई कैलकुलेटर या मैथमेटिकल कैलकुलेटर वाला नहीं है। उससे टैक्स पता चलता है कि कितना टैक्स सही है। अब मान लीजिए आरपी में टैक्स गलत है, तो आप क्या करेंगे, आउट टू सब जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं पल्स लेनी पड़ सकती है, आप ये मेल करेंगे आउट टू सब कि आरपी में टैक्स गलत लगा हुआ क्यों आया है, क्योंकि आरपी में टैक्स करना थोड़ा सा चेंज मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मुश्किल इसलिए क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर आरपी का टैक्स सही है, आपने जो टैक्स निकाला है वही टैक्स आरपी में लगा है, सिंपली आपने उसके बाद क्या कर देना है, पीएसडी में वो टैक्स डाल के सबमिट कर देना है। ये सुनने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, क्योंकि कैलकुलेटर बनाना सीखना थोड़ा सा एक टिपिकल काम हो जाता है। और ये भी है फ्रेंड्स, अलग अलग एजेंट के अलग अलग कैलकुलेटर होते हैं। सपोज कीजिए कंपनी 50 एजेंट्स में डील करती है, तो अलग अलग एजेंट्स के अलग अलग कैलकुलेटर होते हैं, अलग अलग उसमें रूल्स होते हैं, अलग अलग इनपुट्स आपको डालने होते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है कैलकुलेटर सीखने में, जो कि एक ज़रूरी एलिमेंट है पेमेंट प्रोसेसिंग का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसी वीडियो में। अब फ्रेंड्स, एक केस काफ़ी बार ये अटकता है कंपनीज में कि उसमें आरपीआईडी मिलती ही नहीं है, या 2 आरपीआईडी मिल जाती है। अब उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि 2 आरपीआईडी मिल रही है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। तो आपको ये नहीं समझ आता कि कौन सी आरपीआईडी इस पीएचडी के साथ मैच करेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको वहाँ पे पीएचडी की डिटेल्स डालनी है, एंटर करना है, आपको पता चलेगा कि उसके रिगार्डिंग कौन सी आरपीआईडी बनी हुई है। तो वो आरपीआईडी जो है वो आपको पिक करनी है। ये केस भी जो है मैचिंग क्यू में ही ज़्यादातर अटकते हैं, मैचिंग क्यूज में ही इसको पास करना होता है ताकि पेमेंट हो सके। बात करते हैं फ्रेंड्स आगे किस तरीके से कंपनी काम करती है पेमेंट प्रोसेसिंग में। अब फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी थी कि पीएचडी रिपोर्ट बनी, काफ़ी बार दिन में ही बनती है। तो ज़्यादातर जब क्लाइंट ऑनलाइन होते हैं, मान लीजिए कंपनी है यूएस बेस्ड है, तो यूएस टाइमिंग पे क्लाइंट वाले जो पर्सन आएंगे तो वो रिपोर्टिंग करते हैं। उसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना पड़ता है कितने कितने केस हो गए हैं और कौन कौन से केस पेंडिंग है और क्या काम उन पर चल रहा है। क्या उसके लिए आप आउट ऑफ स्टॉक गए हैं, मतलब क्लाइंट को मेल किया है कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, या एजेंट को मेल किया है, हम कह सकते हैं कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। और फ्रेंड्स, बात आती है यहाँ पे आउट टू सब भेजने की। इसका जो एक्सेस है आपके टीम मेंबर्स आपको देते हैं, सीनियर्स देते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ आप सीख चुके हैं काम को, अब आप भेज सकते हैं, एलिजिबल है, फिर आपको आउट टू सब भेजने का एक्सेस मिलता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल के भेज देते हैं मेल, तो सीधा आपको वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। तो आउट टू सब भेजते वक्त एकदम ध्यान से आपको भेजना है। ये एक टोटल प्रोसेस है पेमेंट प्रोसेसिंग का। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इनवॉइस प्रोसेसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम।